पार्ट में हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे उनके बारे में जानेंगे और दूसरे पार्ट में इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। तो पहला पार्ट हमने स्टार्ट किया जिसमें इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन कर रहे थे। पहले दो लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली जो है वो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम्स में भी, कहीं भी आप देख लीजिए, और वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी से रिलेटेड आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इनका जो M+2 और M+3 इनकी +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने वाला है, वो भी इन्हीं की ऑक्सीडेशन स्टेट से ही रिलेटेड है। इसके अलावा इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की बात करेंगे, तो सब कुछ यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट से ही क्लियर होने वाला है। तो पहले आप इसे बहुत अच्छे से समझिए ताकि आगे की भी जो पॉइंट हो हम बहुत तेज़ी से क्लियर कर पाएँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टेड भी है। साथ ही अगर आप पूरा कंसंट्रेशन यहाँ देते हैं तो बड़ी आसानी से चीज़ों को सीख भी पाएंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो केवल और केवल धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करेंगे। धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था इसलिए प्रदर्शित करेंगे क्योंकि ये धात्विक प्रकृति के हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखते। तो ये धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था में ही रहते मोस्टली धात्विक प्रकृति के होने के कारण। अब इनकी जो ऑक्सीजन अवस्था है वो बड़ी स्पेशल ऑक्सीडेशन स्टेट है। धातुएं आपको पता है एस ब्लॉक में भी है और डी ब्लॉक में भी है, लेकिन ये जो एस ब्लॉक की धातुएं हैं पीरियडिक टेबल में एक लोकेशन के हिसाब से मैं इसको बनाऊँ तो ये जो एस ब्लॉक की जो धातुएं हैं, चाहे से वो क्षार धातुएं हों चाहे से वो क्षार मृदा धातुएं हों, इन क्षार धातुओं या क्षार मृदा धातुओं में क्या इनके ऊपर आवेश आएगा वो पहले से फिक्स होता है। फर्स्ट वालों के भाइतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस भाइतम कोश के एस उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि सेकेंड जो वर्ग है उसके जो तत्व हैं उनके भाइतम कोश के एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये केवल अपने भाइतम कोश के एस इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, उसके अंदर वाले जो कोश है उसके इलेक्ट्रॉनों का त्याग ये नहीं करते। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ सोडियम का, तो सोडियम में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है। अब जब सोडियम में इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात आती है तो सोडियम में सबसे पहले भाइतम कोश का इलेक्ट्रॉन ही त्यागा जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3s वाला। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ त्याग दिया गया है तो इसके बाद में सोडियम पर आवेश आ जाएगा +1। अब उसके बाद उसके अंदर वाला अगर अगला इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो 3s के बाद में 2p का निकलेगा, लेकिन सोडियम केवल 3s का इलेक्ट्रॉन ही त्यागता है, मतलब बाह्यतम कोश के s के इलेक्ट्रॉनों को ही त्यागते हैं, उसके अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों को नहीं त्यागते, क्योंकि एक तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में इनमें स्थायी जो अष्टक वाला जो विन्यास था, जो अक्रिय गैस वाला विन्यास था, वो आ जाता है। दूसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट इसका जो गुण है वो ये है, रीजन है वो ये है कि इसके बाह्यतम कोश के s और अंदर वाले कोश के p, इनके बीच की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक होता है, और ऊर्जा अंतर अधिक होने से क्या होगा कि ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों को, देखो जितनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन की थी लगभग उतनी इसकी होती, तो इसको भी हम बंद बनाने में भाग ले लेते, लेकिन ऊर्जा में बहुत ज़्यादा अंतर है तो फिर हम इन इलेक्ट्रॉनों को बॉन्डिंग में यूज़ नहीं ले सकते। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते वही बॉन्डिंग में यूज़ हो पाते हैं। तो बाह्यतम कोश के s और आंतरिक कोश के p के बीच में ऊर्जा अंतर अधिक होने के कारण ये केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही बंधन में यूज ले पाते हैं, और इसलिए केवल एक स्थायी ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनकी स्थायी ऑक्सीजन अवस्था +1 है और इनकी स्थायी ऑक्सीजन अवस्था क्या है, +2 है। ये केवल s के इलेक्ट्रॉनों को ही पार्टिसिपेट करवाते हैं, ठीक है। लेकिन जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात आती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल सपोज मैंने मैग्नीज का ले लिया। मैग्नीज जो 25 नंबर पर आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ओके। इसके बाद में आता है 4s2
और 3d5। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले सबसे बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कहाँ से निकलेंगे, 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में अगला नंबर किसका आएगा, 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में 3d का आएगा। n का मान ज़्यादा होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले निष्कासित होते हैं। तो 4s के इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में अगली बार 3d के से निकलेंगे। और 4s और 3d की जो ऊर्जा है, ऊर्जा में जो अंतर है, दोनों की ऊर्जा में जो डिफरेंस है, वो ऊर्जा अंतर बहुत ही कम है। और ऊर्जा अंतर कम होने के कारण, या हम ये कहें कि 4s और 3d की ऊर्जा लगभग समान होने के कारण 4s के इलेक्ट्रॉन यूज लेने के बाद बंधन के लिए 3d के इलेक्ट्रॉन भी यूज ले लिए जाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनों के भी हम यूज ले लेते हैं। और अगर दोनों के इलेक्ट्रॉनों का आप यूज ले पाते हो तो आप अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को, या ये तत्व अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में वृद्धि कर सकता है। वो s के इलेक्ट्रॉन भी, d का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितने भी इलेक्ट्रॉन d के भी यूज ले सकते हैं बंधन के लिए। तो कुल मिलाकर के कहानी क्या है, s ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, पहले से फिक्स थे, मतलब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती थी, स्थायी होती थी। लेकिन डी ब्लॉक में जब हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक में ये जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ये पहले से तय नहीं होती है, ये ऑक्सीकरण अवस्था बदलती रहती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कहानी समझ में आ गई। अब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया है। इसका प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण ये है कि बाह्यतम कोश के S और उसके अंदर वाला जो D है, इन दोनों की ऊर्जा में अंतर बहुत कम है। इसका कारण आप लिख सकते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि D ब्लॉक में NS और N-1D उपकोषों की ऊर्जा लगभग समान होने के कारण, या उपकोषों की ऊर्जा में अंतर अल्प होने के कारण, उनकी ऊर्जा लगभग समान है और ऊर्जा लगभग समान है, तो ऐसी कंडीशन में S के इलेक्ट्रॉनों के बाद आप D के इलेक्ट्रॉनों को भी बंधन में काम ले सकते हैं, बंधन में प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है। अब जब ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बदल सकते हैं, जैसे सोडियम में केवल +1 आएगा, +2 कभी भी नहीं आ सकता। मैग्नीशियम पर +2 आएगा, +3 या +1 नहीं आ सकता, एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है। डी ब्लॉक वालों के लिए बहुत सारी, Mn पर +2, +3, +4, +5, +6, +7 बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो सकती है। तब हम यहाँ बात करते हैं कि जब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, तो फिर इसमें कम से कम कितना ऑक्सीकरण अंक आने वाला और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आने वाला है, ये तो हम स्थिर करें। कम से कम Mn कितने भी इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो कम से कम कितना त्यागेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितने त्यागेगा, ये तो हम फाइनल करें। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बदलती रहेगी, हमें पता है। Mn की फिक्स नहीं है, जैसे सोडियम की फिक्स कर दी, +1 ही होती है, इसके अलावा वो दूसरी नहीं होती। बट Mn की तो कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4। तो कम से कम क्या होगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, ये तो कम से कम हम स्थायी करें। तो यहाँ आप देखेंगे तो क्या बात निकल करके आती है कि डी ब्लॉक के तत्वों में जो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, कम से कम कितनी होनी चाहिए, इसकी हम बात करते हैं। तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था मोस्टली किसके बराबर होती है, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था इसमें मोस्टली बराबर होगी किसके, ये NS इलेक्ट्रॉनों के बराबर। S में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NS इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, S के इलेक्ट्रॉन तो उसे त्यागने ही पड़ेंगे। तो S के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो उसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी। और उच्चतम क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, उसकी आप बात कीजिए। डी ब्लॉक के तत्वों के द्वारा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी प्रदर्शित की जा सकती है, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, डी ब्लॉक के तत्वों के लिए उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था देखिएगा, ये S के इलेक्ट्रॉन तो है ही, NS इलेक्ट्रॉन तो है ही, NS इलेक्ट्रॉन के साथ उसके अंदर वाला जो D है वो भी तो भाग लेंगे ना। तो N-1D इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी हम उसमें जोड़ लेंगे। D के इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी त्यागे जा सकते हैं। अब मुख्यतः ये देखा गया है, बहुधा क्या होता है, 99% केसेज में तो ये देखने को मिला है कि ये जो D इलेक्ट्रॉन है, इन D इलेक्ट्रॉनों में से
केवल जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं ये ही बंधन में भाग लेते हैं, मतलब ये ही ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने में काम आते हैं, तो इनको ही त्यागा जाता है मोस्टली। तो n-1 डी के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप काउंट कीजिएगा, उसके बाद में और आगे आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए वो भी हमने यहाँ लगभग फाइनल कर लिया है। तो इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए आपके पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं। मैं एक बार 3D सीरीज जो है 3D सीरीज का एग्जाम्पल लेकर के और ऑक्सीजन अवस्थाओं को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3D सीरीज में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बाह्यतम कोष वाला वो आपको दिया हुआ है। आउटर मोस्ट में 4s के बाद 3d का, क्योंकि s और d के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दोनों मैंने यहाँ शो भी कर रखे हैं। ये इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में आप देखिए कि इनकी न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्था क्या हो सकती है। तो न्यूनतम क्या हो सकती है, जो इसके s के इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। s के इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में 2 हैं, तो स्कैंडियम के लिए न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्था +2 हो सकती है। टाइटेनियम के लिए न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्था +2 हो सकती है। वेनेडियम के लिए न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्था +2 हो सकती है, बट क्रोमियम के लिए +1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका इसमें s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। Mn के लिए मिनिमम जो होगी वो +2 ही होगी। आयरन के लिए मिनिमम +2 होगी। कोबाल्ट के लिए जो मिनिमम होगी वो +2 होगी। निकेल के लिए जो मिनिमम होगी वो भी +2 ही होगी। कॉपर के लिए जो मिनिमम होगी वो +1 होगी और जिंक के लिए जो मिनिमम होगी वो +2 होगी। ठीक है, तो ये आपने देखा कि न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्था क्या हो सकती है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, आप देख रहे हो ज़्यादातर के लिए न्यूनतम जो होती है वो +2 है, लेकिन कुछ एक में आप देख रहे हो +2 नहीं +1 भी है। जैसे क्रोमियम के लिए ये +1 है और एक कॉपर के लिए +1 है। तो ऐसे तत्व पूछे जा सकते हैं 3D सीरीज के जिनके लिए +1 ऑक्सीजन अवस्था भी पॉसिबल होती है, और वो है एक तो क्रोमियम और एक कॉपर, क्योंकि इनके कॉन्फ़िगरेशन में 4s1 भी है। इनमें से भी कॉपर के +1 तो स्टेबल है, लेकिन जो क्रोमियम उसका +1 अनस्टेबल है, क्योंकि +1 के बजाय इसे ज़्यादा प्लस वाली में जब ये यौगिक बनाता है तो अधिक स्थायी बनते हैं। क्रोमियम अगर +1 के बजाय इससे उच्च धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था में यौगिकों का निर्माण करे तो अधिक स्थायी यौगिक बनते हैं, इसलिए क्रोमियम +1 में कंपाउंड नहीं बनाता। और भी जो मेन फैक्टर्स हैं वो मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्लियर करने वाला हूँ, कोई ऑक्सीजन अवस्था के स्थायित्व के पीछे मुख्य कारण क्या होते हैं। ठीक है, अब ये तो होगी इनके लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। मैक्सिमम क्या हो सकता है वो भी आप चेक कीजिए। मैक्सिमम हो सकता है s के इलेक्ट्रॉन और d के भी कौन से वाले, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही हम जोड़ें एक बार। तो यहाँ देखिए ये वाला प्लस, यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 तो थे ही s के और एक d का, तो ज़्यादा से ज़्यादा +3 ऑक्सीजन अवस्था यहाँ प्रदर्शित की जा सकती है। इसे हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित हो सकती है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर +3 नहीं +4 तक हो सकती है, +3 भी और +4 भी। ध्यान दीजिएगा यहाँ की ऑक्सीजन अवस्था में, क्रमागत ऑक्सीजन अवस्था में केवल 1 इकाई का अंतर होता है, जबकि p ब्लॉक में क्रमागत ऑक्सीजन अवस्थाओं में 2 इकाई का अंतर होता है। और वो इसलिए होता है 2 इकाई का अंतर क्योंकि वहाँ p में जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब अयुग्मित होते हैं, जब भी उन्हें उच्च ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करनी होती है तो p का एक युग्मित जोड़ा था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके आगे d में जाता था, तो एक साथ 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते थे। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के तरीके पर वो चीज़ें निर्भर करती है। यहाँ सारे पहले से ही अयुग्मित है, इसलिए अयुग्मित एक काम आते रहते हैं। तो D ब्लॉक की क्रमागत ऑक्सीजन अवस्थाओं में केवल 1 इकाई का अंतर है, जबकि P ब्लॉक की क्रमागत ऑक्सीजन अवस्थाओं में 2 इकाई का अंतर होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। D ब्लॉक की और P ब्लॉक की ऑक्सीजन अवस्थाओं में जो फर्क है मुख्यतः 2 फर्क है। एक फर्क आप यहाँ से देखिएगा, इसकी क्रमागत ऑक्सीजन अवस्था में 1 इकाई का अंतर है, जबकि P ब्लॉक की क्रमागत ऑक्सीजन अवस्थाओं में 2 इकाई का अंतर होता है। ऐसे ही वेनेडियम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अवस्था जो उच्चतम आ सकती है वो क्या आ सकती है, S के 2 निकलने के बाद में D के 3 निकलेंगे तो 5 तक आ सकता है। तो +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है और +5 भी हो सकता है। तो ये वेनेडियम के लिए हो सकता है। क्रोमियम की बात करें तो ये 1 भी हो सकता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 5 6 तक जा सकता है। तो +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है,
+5 भी हो सकता है और +6 तक जा सकता है ये, ठीक है। डी में एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, 2 और 5 या 7 तक जा सकता है। तो Mn के लिए +2 है, +3 है, +3 के बाद में +4 है, +4 के बाद में +5 है, +5 के बाद में +6 है और +6 के बाद में +7 है। तो Mn के लिए उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था +7 तक भी पॉसिबल है। इसके बाद में जैसे आप जाते हो तो डी में एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आना चालू हो जाती है। इसका मतलब उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था 3D सीरीज में कौन प्रदर्शित करता है? मैग्नीज। 4D सीरीज में भी ऐसे चलते जाओगे तो जो मैग्नीज के सिद्ध में आ रहा था टेक्नीशियम तक उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था बढ़ेगी। लेकिन उसके आगे आप देखिएगा आयरन के इसी वर्ग में, आयरन वाले वर्ग में ही नीचे आता है रूथियम और ऑस्मियम। तो वहां डी में जो युग्मित इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था ये, यानी 6 इलेक्ट्रॉनों में से एक जोड़ा युग्मित का था, 4 युग्मित, तो वो युग्मित वाला भी बॉन्डिंग में यूज आ जाता है। तो वहां +8 तक चली जाती है। 3D में तो मैक्सिमम Mn तक है +7, उसके बाद वापस कम होने वाली ऑक्सीजन अवस्था, उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था का मान घटने वाला है। स्कैंडियम के लिए उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था +3 है, टाइटेनियम के लिए 4 है, वेनेडियम के लिए 5 है, क्रोमियम के लिए 6 है, मैग्नीज के लिए 7 है, आयरन के लिए 8 नहीं है, वापस इससे कम हो जाएगी क्योंकि डी में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आना चालू हो जाती है। इसलिए उच्चतम ऑक्सीजन अंक का मान श्रेणी में मध्य तक बढ़ता है, फिर वापस घटना चालू हो जाता है। तो मैक्सिमम आता है Mn तक। लेकिन ये तो 3D सीरीज की बात हुई ना, 4D और 5D सीरीज में Mn नहीं, Mn की सिद्ध में नहीं, आयरन की सिद्ध तक इंक्रीज होता है, यानी ऑस्मियम इसकी सिद्ध में नीचे 4D सीरीज का आता है। आयरन वाले वर्ग में जो 4D सीरीज का मेंबर है वो रूथियम है और 5D सीरीज में ऑस्मियम है। तो रूथियम और ऑस्मियम +8 भी प्रदर्शित करते हैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डी ब्लॉक की पहुंची जाती है तो वहां आएंगे रूथियम व ऑस्मियम। रूथियम और ऑस्मियम, रूथियम कौन सी सीरीज का मेंबर है? ये 4D सीरीज का मेंबर है। और ऑस्मियम कौन सी सीरीज का है? 5D सीरीज का मेंबर है। और यहाँ जो उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था आती है वो कहाँ तक आ जाती है? +8 तक प्रदर्शित हो जाती है। तो एक एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो आप रखिएगा। बाकी 3D सीरीज में Mn तक मैक्सिमम है। इसके बाद में आगे चलते हैं तो फिर S वाली और D के भी सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन भाग ले, ये भी जरूरी नहीं है। वो अब बनने वाले यौगिक की स्थायित्व पर निर्भर करता है और ये चीज़ मैं आपको थोड़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और क्लियर करूंगा। तो यहाँ देखिए आयरन की उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था +3 तक ही रहती है। हाँ, एक प्रबल क्षारीय माध्यम जब आ जाता है, आयरन +3 से ज़्यादा प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ नोट कर लीजिए, जब प्रबल क्षारीय माध्यम होता है, कैसा माध्यम होता है? प्रबल क्षारीय माध्यम। तो प्रबल क्षारीय माध्यम में आयरन एक ऑक्सी एनाइन बना लेता है और आयरन का जो ऑक्सी एनाइन होता है, आयरन का ऑक्सी एनाइन होता है FeO4-2। फेरेट आयन होता है जिसमें आयरन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चला जाता है। आयरन की उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था वैसे +3 है, लेकिन प्रबल क्षारीय माध्यम में आयरन फेरेट आयन भी बना लेता है। लेकिन ये जो फेरेट आयन बनता है जिसमें आयरन +6 में है, ऑक्सीरिनाइन आयरन का, ये ऑक्सीरिनाइन है। ऑक्सीजन के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बनाया और ऑक्सी एनाइन बना दिया। ये जो होता है ये अत्यधिक अस्थायी है और अत्यधिक अस्थायी है तो ये टूट जाता है और ये तेजी से टूट करके और आयरन +6 से वापस +3 में आ जाएगा और ये डिसोसिएट होकर के और एक तो बना लेगा Fe2O3 और एक ऑक्सीजन मुक्त कर देगा। मतलब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आयरन के पास आ जाएंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होगी और आयरन अपचयित हो जाएगा, तो आयरन +3 में आ जाएगा। ओके, तो ये जरूर है कि आयरन +6 में आता है, लेकिन वो कब आता है? जब प्रबल क्षारीय माध्यम, एक विशेष कंडीशन में आयरन +6 तक जाता है। बाकी मोस्टली आयरन +3 में ही कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। कोबाल्ट की जब आप बात करते हैं तो कोबाल्ट भी +3 तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जा पाता। +2 ही इनकी मोस्ट स्टेबल होती है। निकिल भी +2 में ही रहता है, इसकी +3 तक हो सकती है। कॉपर की +2 और जा सकती है, बस इससे आगे नहीं होता। और जिंक तो +2 के अलावा कोई और ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता ही नहीं है। तो ये इनके लिए ऑक्सीजन अवस्थाओं के संभावित मान मैंने आपको बता दिए हैं, जहाँ से आपको बेसिक सी 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि इनकी उच्चतम ऑक्सीजन अंक का मान मध्य तक बढ़ता है, बाद में वापस घटता है, क्योंकि मध्य तक डी में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। उच्चतम ऑक्सीजन अंक प्रदर्शित करने वाला तत्व 3D में Mn है, 4D में रूथियम और 5D में ऑस्मियम है।
और उच्चतम ऑक्सीजन अंक का मान कितना है, +7 है, जो Mn यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ देखिए स्कैंडियम के लिए जब आप बात करते हैं +2 और +3 की, तो ये भी थोड़ा डिटेल में और देखें, थोड़े डेप्थ में और देखें तो पता चलता है कि स्कैंडियम का +2 तो अत्यधिक अस्थायी है, और अगर +2 अत्यधिक अस्थायी है तो आप ये मान के चलिए कि ये +2 प्रदर्शित नहीं करता, ये तो अत्यधिक अस्थायी है, यानी स्कैंडियम +2 प्रदर्शित नहीं करता, केवल +3 ही प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, +3, यानी ये परिवर्तनशील ऑक्सीजन अंक प्रदर्शित नहीं करता। तो आप ये लिख सकते हैं स्कैंडियम के लिए, स्कैंडियम परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या अंक प्रदर्शित नहीं करता। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा संक्रमण तत्व है जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अंक प्रदर्शित नहीं करता, और वो कौन है, वो है स्कैंडियम। स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीजन अंक दर्शाता है +3, इसकी +2 स्टेबल नहीं है। तो साथ में ये भी देखिए स्कैंडियम ही नहीं, जिंक की बात कीजिए, जिंक भी केवल एक ही ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, तो जिंक भी परिवर्तनशील ऑक्सीजन अंक प्रदर्शित नहीं करता। ये बात भी हमें नोट करनी पड़ेगी। जिंक के लिए भी आप नोट करेंगे कि जिंक भी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित नहीं करता। तो 3D में जो 10 तत्व उनमें से 2 तो ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन अवस्था फिक्स है, प्रदर्शित नहीं करता। एक कौन है, स्कैंडियम, और एक कौन है, जिंक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है 3D श्रेणी के वो तत्व बताइए जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अंक प्रदर्शित नहीं करते, तो स्कैंडियम और जिंक। या आपसे पूछे 3D सीरीज का वो संक्रमण तत्व बताइए जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अंक प्रदर्शित नहीं करता, तो आपको पता है जिंक D ब्लॉक का तो है, 3D सीरीज का तो है, लेकिन संक्रमण नहीं है। तो अगर ये पूछा जाए 3D सीरीज का वह तत्व बताइए, वह संक्रमण तत्व बताइए जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अंक प्रदर्शित नहीं करता, तो संक्रमण ये नहीं है, इसका नाम मत लिख देना, तब आपको केवल स्कैंडियम आंसर देना है। या आपसे ये लिखिए, ये पूछे कि 3D श्रेणी का वह असंक्रमण तत्व बताइए जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन प्रदर्शित नहीं करता, तो 3D में एक ही असंक्रमण तत्व है, वो परिवर्तनशील ऑक्सीजन प्रदर्शित करता भी नहीं है, तो फिर हम किसको लिख देंगे, वहां फिर हम जिंक को डिनोट कर देंगे। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपके, ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। अब इनमें से मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो जब आप मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बातें करते हो, उससे रिलेटेड किसी भी बात को करते हो, तो पता चलता है टाइटेनियम के लिए मोस्ट स्टेबल +4 आ रही है, इसके लिए +5 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालते ही D0, इसमें भी 5 से D0, इसमें 6 से D0 हो जाएगा, इसमें 7 से D0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इनकी मोस्ट स्टेबल है जो मैंने पिंक कलर से राउंड किया है, और वो उसका रीजन है कि ये D0 ऑक्सीडेशन, यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D0 हो जाता है, जो कि एक स्थायी विन्यास है। इसके अलावा आयरन के लिए +3 मोर स्टेबल क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ D5 विन्यास है, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कॉपर के लिए +1 क्यों स्टेबल है, तो वो D10 विन्यास है। जिंक के लिए +2 क्यों स्टेबल है, तो उसका रीजन हम बताएंगे कि D10 विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप स्टेबिलिटी से कोरिलेट कर सकते हो। एमीन के लिए मोस्ट स्टेबल +2 क्यों है, क्योंकि D10 विन्यास है। समझ में आ रही कहानी, लेकिन विन्यास से ही स्टेबिलिटी को कोरिलेट नहीं करना है, ये मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जिसमें विन्यास वाला पूरा मामला ही गलत साबित हो जाएगा। जैसे कॉपर के लिए +1 ज़्यादा स्थायी होनी चाहिए, +2 ज़्यादा स्थायी होनी चाहिए, तो आपको पता चल रहा है +1 में D10 है, +2 में D9 है, तो D10 तो पूरा भरा होगा, इसलिए ज़्यादा स्थायी होना चाहिए, लेकिन गलत। कॉपर का +1 जल में अस्थायी है, वो टूट कर +2 बना देता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबिलिटी को पूरी तरह से क्लियर नहीं करता है। तो स्टेबिलिटी को वास्तव में कौन सा फैक्टर कंट्रोल करता है, वो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अच्छे से सीखने वाले हैं। तो यहाँ तो सिर्फ ये समझ, जैसे जिंक का +2 और स्टेबल है, तो उसके पीछे D10 कॉन्फ़िगरेशन आप आंसर दे सकते हो एग्जाम में, क्योंकि D10 स्टेबल होता है और इसका +2 स्टेबल है। समझ में आ रही कहानी। तो वहां पर क्या है, संयोग बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आंसर चला जाता है कुछ एक के लिए। लेकिन जैसे कॉपर के लिए +2 क्यों मोर स्टेबल है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं बता पाओगे। निकिल का +2 क्यों स्टेबल है, कोबाल्ट का +2 क्यों स्टेबल है। यहाँ पर भी देख लिए, आयरन का +3 है, उसमें D5 है, +2 में D6 है, तो ज्यादा स्थायी कौन सा होना चाहिए, जो D5 है, लेकिन होता D6 है।
+3+2 में फटाफट कन्वर्ट हो जाता है। आयरन का +3 जो है वो तो एक ऑक्सीकारक आयन है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल नहीं करता है स्टेबिलिटी को, और भी फैक्टर हैं जो हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्रोमियम के लिए बहुत ही रोचक चीज यहाँ है, सीखने जा रहे हैं आप, और वो है क्रोमियम की +3 भी मोर स्टेबल है। +3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, एक आप यहां से निकालोगे, 2 आप यहां से निकालोगे, तो D3 विन्यास हो जाएगा। और D3 विन्यास कैसे स्टेबल हुआ, तो इस D3 के स्टेबिलिटी के पीछे रीजन दिया जाता है कि जब ये D3 होता है तो ये आधा भरा हुआ रहता है, अर्धपूरित विन्यास है, ये आधा भरा हुआ है। अब ये आधा भरा हुआ है, ये तो हमारे गले ही नहीं उतर रही मामला। क्यों नहीं उतर रहा, क्योंकि D में तो 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षक में तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तब आधा भरेगा, 5 में 3 इलेक्ट्रॉन आने से आधा कैसे भर गया। तो इसे समझने के लिए हमें संकुल यौगिकों में क्रिस्टल विपाटन वाली बात करनी होती है। उपसहसंयोजक यौगिक में आप पढ़ते हो, और वहां आप क्या पढ़ते हो, CFT के अनुसार आप पढ़ते हो। तो CFT के अनुसार इसमें क्या होता है, जलीय विलयन में क्या होगा, जलीय विलयन में इसके जल लिगेंड का काम करेगा, D कक्षकों का विपाटन हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, आप कोऑर्डिनेशन में अच्छे से सीख जाओगे। तो वहां पर इसके D के 5 में से 3 कक्षक का एक अलग ही टुकड़ा निकल करके आएगा, और 3 कक्षक का जो अलग टुकड़ा निकल करके आएगा उसे T2G3 कहेंगे, T2G कहेंगे। 3 कक्षकों का एक जोड़ा होता है उसे T2G कहते हैं, और 3 कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो अब ये आधा भर जाएगा, तो T2G3 ये अर्धपूरित विन्यास है। यहाँ पर कैसा विन्यास है, ये यहाँ पर अर्धपूरित विन्यास। तो T2G3 का अर्धपूरित विन्यास हमें यहाँ मिल गया, इसलिए क्रोमियम का +3 ज्यादा स्थायी है। समझ में आ गई, इसका +2 क्यों स्थायी है, सॉरी D5 है ये, ओके। इसका +2 क्यों स्थायी है, क्योंकि ये D5 है। और यहां से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रोचक क्वेश्चन क्या निकल करके आता है, सुनिए देखो इसको। क्रोमियम जब +2 में हो, ध्यान दीजिए, और Mn जब +3 में हो, क्रोमियम +2 में हो, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D4। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए क्रोमियम के, D4 हो जाएगा। और Mn जब +3 में होता है तो ये होता है D4। Cr+2 का भी D4 है और Mn+3 का भी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा इसको आप। अब दोनों के D4 है तो फिर ये किस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, ये दोनों के D4 तो स्थायी है, तो ये स्थायी होना चाहते हैं। अब Cr+2 के लिए स्थायी कैसे होगा, Cr+2 के लिए स्थायी कैसे होगा, तो Cr+2 का D4 स्थायी नहीं होता है, Cr+2 के लिए D3 स्टेबल है, और D3 स्टेबल है तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। Cr+2 हमेशा इलेक्ट्रॉन निकाल करके Cr+3 में जाना चाहता है, क्योंकि इससे उसका D3 विन्यास हो जाता है। D3 को हम ये भी लिख सकते हैं कि T2G3 विन्यास हो जाता है, और T2G3 स्थायी है। तो क्रोमियम +2 में हो तो वो D4 से D3 में जाना चाहता है, लेकिन Mn अगर D4 है तो ये D3 में नहीं जाना चाहेगा। Mn क्या करना चाहता है, Mn इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के D5 में जाना चाहेगा। किस में जाना चाहेगा, D5 में, क्योंकि इसका D5 मोर स्टेबल है। तो दोनों में ही देखिए D4 विन्यास वाले थे, Cr+2 भी D4 वाला था, Mn+3 भी D4 वाला था, लेकिन ये दोनों D4 विन्यास वाले होते हुए भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके पीछे ये रीजन है कि इसका D5 नहीं, इसका तो D3 स्टेबल है T2G3 के कारण, और इसका D5 स्टेबल है अर्धपूरित विन्यास होने के कारण। तो Cr+2 और Mn+3 दोनों का D4 विन्यास होते हुए भी Cr+2 क्यों इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Mn+3 क्यों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये कारण आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए पूछा जाता है, अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण हो जाता है उसे कहा जाता है अपचायक। तो Cr+2 एक अपचायक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है Cr+2, एक अपचायक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जबकि Mn+3 ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ग्रहण करने का मतलब अपचयन है, यानी ये कैसा पदार्थ है, ये एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, ये एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो ये कहानी आपके यहाँ क्लियर हो गई होगी, समझ में आ रही कहानी। इसके अलावा और देखिए,
ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, Cr+2 अपचायक और Mn+3 क्या है, एक ऑक्सीकारक है, और उसके पीछे रीजन आपको बताने है कि इसका D3 स्टेबल होता है और इसका D5 स्टेबल होता है। अच्छा, आप ये देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें मध्य पद तक चलते हैं तो उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था बहुत ज्यादा होती है, लेकिन न तो इसके शुरुआत में उच्च ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कर पाते, न ये लास्ट वाले प्रदर्शित कर पाते, इसका आप क्या रीजन बताएंगे? तो इसके लिए आप एक सिंपल सा रीजन बता सकते हो कि शुरुआत वाले जैसे स्कैंडियम और टाइटेनियम है, इनके पास बंधन के लिए जो डी इलेक्ट्रॉन जो चाहिए, बंधन तो डी इलेक्ट्रॉन ही बनाएंगे, तो डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं कि स्कैंडियम और टाइटेनियम यानी इस श्रेणी की शुरुआत के जो तत्व होते हैं, प्रारंभ के जो तत्व होते हैं, उनके पास डी इलेक्ट्रॉन की अनुपलब्धता है, डी इलेक्ट्रॉन कम है, और डी इलेक्ट्रॉन कम है अनुपलब्धता, डी इलेक्ट्रॉन कम है तो फिर ये अपनी उच्च ऑक्सीजन अवस्था का मान बढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए ये अपनी उच्च ऑक्सीजन अवस्था का मान बढ़ा नहीं पाते। और यहां पर आते आते हम क्या कह सकते हैं कि डी में इलेक्ट्रॉन तो खूब है, लेकिन अब डी पूरा भर ही गया। अब एक भी कक्षक ऐसा नहीं है, देखो बंधन के लिए कौन काम सबसे अनुकूल स्थिति क्या होती है? बंधन के लिए अनुकूल स्थिति होती है कि एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन रहे, तो वहां तो एक कक्षक में एक भी नहीं था और ये एक कक्षक में दो दो आ गए, यानी रिक्त डी कक्षकों की अनुपलब्धता हो गई या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों की अनुपलब्धता हो गई। तो हम यहाँ क्या कारण बताएंगे? कॉपर और जिंक अगर परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, या ये कहीं कि इनकी उच्च ऑक्सीजन अवस्था का मान ज्यादा नहीं है, केवल एक दो ऑक्सीजन अवस्था ये प्रदर्शित कर पाते हैं, तो उसके पीछे रीजन हम क्या बता देंगे? उसके पीछे रीजन हम बता देंगे कि यहाँ रिक्त डी कक्षकों की अनुपलब्धता है, यहां जो भी है वो सारे भर गए हैं, तो रिक्त डी कक्षकों की अनुपलब्धता हम कहेंगे। कई बार ऐसे ऑप्शन भी हो तो उनके ऊपर डी ब्लॉक में यही तो समस्या है, यहां आपको ऑप्शंस देखनी पड़ेंगे, ऑप्शन किस लेवल के हैं वो आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो भी हमारा सही होगा ही होगा उसमें, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए डी ब्लॉक की जो कंपाउंड है, ये सॉरी डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स है, ये अपनी उच्च ऑक्सीजन अवस्था बना करके संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो वहां से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल करके आता है, और वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन क्या निकल करके आता है वो देखिए। जब भी कोई मेटल होती है, इस मेटल को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना हो तो मेटल क्या करते हैं? लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लिगेंड आते हैं जो आकर के इसको लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। अब लोन पेयर डोनेट करेंगे यानी हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल को देगा, तो इसके ऊपर आवेश बहुत ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व उच्च हो जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च हो गया तो फिर ये अस्थायी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं ये धातु, ये लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन दे उससे पहले खुद की इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसके ऊपर अपने ऊपर क्या ले आता है? प्लस। तो बहुत सारा प्लस आ जाता है, तो फिर लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है तो वापस उदासीन हो जाता है। तो धातु क्या करता है? सामान्यतः अपने ऊपर उच्च धनात्मक ऑक्सीजन अंक ला करके और फिर लिगेंड के साथ संकुल यौगिक बनाता है। तो धातु पहले अपनी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, बहुत सारा प्लस आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, फिर लिगेंड इसको वापस दे देंगे, वापस दे देंगे तो पूर्ति हो जाएगी। तो ये लिगेंड के साथ धातु मिलकर के जो संकुल बनाते हैं, वो संकुल तभी बनता है, या संकुल तब बहुत अच्छा बनता है, स्थायी बनता है, जब धातु के ऊपर बहुत सारा प्लस हो। किसी धातु पर जितना ज्यादा प्लस होगा उसकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि ये जो धातु है, ये धातु बिना किसी आवेश के, यानी अपने ऊपर कोई आवेश नहीं लेकर के आता है, शून्य ऑक्सीजन अवस्था रखता है, और फिर भी ये किसी लिगेंड के साथ संकुल बना लेता है। तो अब क्या होगा? जब ये उदासीन है, कौन है ये धातु? क्या है? उदासीन है। उदासीन अवस्था में भी ये संकुल बना रहा है, लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और धातु ले रहा है, इससे इसके ऊपर बहुत सारा आवेश घनत्व आ जाएगा, यानी ये उदासीन में भी संकुल बना रहा है। इतना ज्यादा आवेश कैसे सहन कर पाता होगा ये? तो फिर उसको कैसे काउंटर बैलेंस किया जाता है वो आप समझिए। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या करता है ये धातु? इस लिगेंड क्या कर रहा है? अपने जो भरे हुए कक्षक थे उसके इलेक्ट्रॉनों को ला करके इसके रिक्त में, लिगेंड का भरा हुआ और मेटल का रिक्त कक्षक था उसमें ला करके भर दिया। अब ये मेटल क्या करेगा?
खुद का जो भरा हुआ है उससे इस लिगेंड के रिक्त में डालना चालू कर देगा। यानी अगर ऐसा लिगेंड हो जो खुद भी लोन पेयर को स्वीकार कर सकता हो, और पहले जो बॉन्ड बनेगा वो तो सिग्मा बनेगा, दोबारा जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बनेगा। तो अगर आपका लिगेंड पाई इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता हो, यानी ये लिगेंड कैसा हो, पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही, अगर ये लिगेंड पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही है तो ऐसी कंडीशन में ये मेटल अपने भरे हुए कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को इसके खाली में भर देगा, और खाली में भर देगा तो इसका जो आवेश था वो वापस से संतुलित हो जाएगा। समझ में आ गई? कोई भी धातु उदासीन अवस्था में संकुल का निर्माण कब करेगी? जब ये धातु लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा बॉन्ड से ले और अपने इलेक्ट्रॉनों को पाई से वापस दे दे। यानी ये लिगेंड पाई इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही होना चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए इसके पास रिक्त कक्षक होनी चाहिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कोई भी मेटल, जैसे निकिल है, निकिल ने 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के अणुओं के साथ संकुल बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड निकिल को दे देंगे, निकिल कार्बन मोनोऑक्साइड को दे देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही है, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ संकुल बनता है तो ऐसे यौगिकों को कहा जाता है कार्बोनिल यौगिक। कौन से यौगिक बोलते हैं? तो कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? शून्य होती है। उदासीन धातु ही संकुल बना लेता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेते भी रहते हैं और वापस देते भी रहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना है। एक और चीज जो मैं यहां बता रहा था, पी ब्लॉक में और डी ब्लॉक की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जो मुख्य अंतर था वो ये था कि पी ब्लॉक में जैसे जैसे हम समूह में नीचे जाएंगे, पी ब्लॉक में जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे चलते हो, ग्रुप में नीचे जाते हो, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटने के पीछे जो रीजन बताया जाता है, यहां से देखिए, एमेन या क्रोमियम की बात करो, क्रोमियम की जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी आ रही है? क्रोमियम की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है +6। मोलिब्डेनम भी +6 तक प्रदर्शित कर सकता है, टंगस्टन भी +6 प्रदर्शित करता है। तो समूह में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, डी ब्लॉक में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन अगर आप बात करते हो पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में अक्रिय युग्म प्रभाव लगता है, याद हो तो आपको, और नीचे जाने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घट जाता है। तो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में ये दूसरा अंतर आ गया है ऑक्सीकरण अवस्था में। क्या अंतर बताओगे? डी ब्लॉक में नीचे जाने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, यानी Cr+6 से ज्यादा स्टेबल है मोलिब्डेनम का +6, और मोलिब्डेनम के +6 से भी ज्यादा स्थायी है टंगस्टन का +6। टंगस्टन के 6 इलेक्ट्रॉन निकालो, टंगस्टन को ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन क्रोमियम के 6 इलेक्ट्रॉन निकाले तो बहुत टेंशन है, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ये कम स्थायी है। तो समूह में जैसे जैसे नीचे जाओगे, किसमें? डी ब्लॉक में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा। पी ब्लॉक में बात करते हो, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व हमेशा घटता जाता है, और उसके पीछे का लॉजिक, पी ब्लॉक में अक्रिय युग्म प्रभाव काम करता है, जबकि डी ब्लॉक में जैसे जैसे नीचे जाओगे, आप नीचे जाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन थे, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर नाभिक का प्रभाव थोड़ा सा कमजोर होता जाएगा, तो उनको हम आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। इससे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है वो समझिए आप। तो देखिए, क्रोमियम के पास ऑक्सीजन भेज दिया तो CrO3 बन गया, मोलिब्डेनम के पास ऑक्सीजन भेज दिया तो MOO3 बन गया, टंगस्टन के पास ऑक्सीजन को भेजा तो WO3 बना दिया। सब में +6 में है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन सब +6 में है। अब देखिए क्या होता है, जब हम इनकी बात करते हैं तो इनमें सब में W यानी टंगस्टन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम +6 में है, और +6 में ये कम स्थायी, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन निकाल ली इनके, तो दुखी तो होंगे ही। क्रोमियम भी दुखी है, मोलिब्डेनम दुखी है, टंगस्टन दुखी है, लेकिन ज्यादा दुखी कौन है? टंगस्टन ज्यादा दुखी नहीं है, क्योंकि ये +6 को झेल लेगा, +6 में स्टेबल सा है। लेकिन ये सबसे कम स्थायी है, और सबसे कम स्थायी है तो इसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको पड़ेगी? क्रोमियम को। अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन लेगा? सबसे पहले ये लेगा, क्योंकि ये सबसे कम स्थायी है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में नंबर 1 ये हो गया, और नंबर 1 ये हो गया तो ये ऑक्सीकारक हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले ऑक्सीकारक होते हैं।
तो ऑक्सीकारक सामर्थ्य की बात करेंगे तो ऑक्सीकारक सामर्थ्य का क्रम आपका ये आने वाला है, और उसके पीछे रीजन बताएंगे कि क्रोमियम की +6 के बजाय टंगस्टन की +6 से ज्यादा स्थायी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पहले ग्रहण नहीं करेगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले ग्रहण कर लेगा। समझ में आ गई कहानी। अब इसके अलावा एक ही अगर हम उसमें चलते हैं, क्या वापस आ जाइए, ये छोटी छोटी चीजें ही ऑक्सीजन अवस्था की जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। अगर आप यहां देखेंगे तो वेनेडियम की उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था +5 है, क्रोमियम की +6 है, एमएन की +7 है। एमएन की +7 में जो कंपाउंड होता है वो एक कंपाउंड में यहां लिख देता हूं, एमएन +7 में जो ऑक्सो एनाइन बनाएगा वो बनाएगा MnO7-। क्रोमियम जो बनाएगा वो बनाएगा Cr2O7-2। समझ में आ गई कहानी। वेनेडियम अपना +5 में जो भी कंपाउंड बनाएगा वो बना लेते हैं हम जैसे VO3-, ये +5 में हो गया। तो ये इनके ऑक्सो एनाइन हो गए हैं। क्या बन गए इनके? ऑक्सो एनाइन हो गए। अब इनमें से वेनेडियम पर +5 है, ये सब अपनी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में है, वेनेडियम +5 में है, क्रोमियम +6 में है और Mn +7 में। अब आपसे कोई ये पूछे कि जब इलेक्ट्रॉन इनके पास जाएगा, ये वेनेडियम भी +5 में बहुत सारा प्लस आया हुआ है तो कम स्टेबल है, क्रोमियम प्लस है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, Mn के 7 निकल गए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन पहले कौन लेगा इनमें से? तो जो सबसे पहले लेगा वो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होगा। तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन है? तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होगा MnO7-2, क्योंकि ये 7+7 में इलेक्ट्रॉन लेकर के सीधे किस में आएगा? +2 में। ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ये 6 से स्टेबल कौन है इसकी? 3, ये 3 ही ले सकता है। और ये +5 के बाद में अगली जो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यानी +2 या +3 में आकर के रुकेगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो अगर आप वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज के ऑक्सी एनाइंस की बात करते हो तो ऑक्सी एनाइन ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है क्योंकि इनमें धातु उच्च ऑक्सीजन अवस्था में होती है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो सबसे तेजी से कौन लेगा, सबसे डोमिनेंटली कौन लेने वाला है इनमें? वो है Mn। Mn सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होगा, उससे कमजोर ऑक्सीकारक ही होगा और सबसे कमजोर ऑक्सीकारक ही होगा। एक ही सीरीज में भी हम बात करें तो उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था जो है उसमें ऑक्सी एनाइन की ऑक्सीकारक सामर्थ्य क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये बड़ी सिंपल सी इजी सी बातें जो हमें करनी थी वो हमने की है, किसकी? ऑक्सीकरण अवस्था से रिलेटेड। अब हमें क्या करना है, इनकी ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसमें न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किस तत्व के साथ ये प्रदर्शित करते हैं, 2 मिनट हम उसको और दे लेते हैं। तो यहां देखिए वापस से यहां आते, हमारे पास ये सारे 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। 3D सीरीज के एलिमेंट्स का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप देखिए कि स्कैंडियम की स्टेबल और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इसकी स्टेबल उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। सॉरी, यहां पर इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है? इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +4 आ रही है, इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 भी आ रही है, इसकी उच्चतम आ रही है वो +6 आ रही है, इसकी जो उच्चतम आ रही है वो +7 आ रही है, इसके लिए जो उच्चतम आ रही है वो +3 है, इसके लिए +3 है हाईएस्ट, इसके लिए +2 है, इसके लिए भी +2 है और इसके लिए भी +2 है। इसके लिए +2 के अलावा +1 भी है। आयरन की भी +2 +3 ये भी होती है। ठीक है, यहाँ +2 था ही, इसके लिए +2 +3 दोनों थे। तो ये वाली, अब इसके अलावा इनकी तो बहुत सारी थी वो हमने लिखी ली थी। अब देखिए आयरन जैसे +2 और +3 दोनों प्रदर्शित करता है, कोबाल्ट अपनी +2 +3 दोनों प्रदर्शित करता है, कॉपर +1 +2 प्रदर्शित कर रहा है, यानी इनकी निम्न भी है उच्च भी है, इसकी भी निम्न भी है और उच्च भी है। तो ये कम इलेक्ट्रॉन तो किसको देते हैं, जैसे आयरन +2 इलेक्ट्रॉन तो किसको देगा, 3 किसको देगा? तो ये लेने वाले पर डिपेंड करेगा, लेने कौन आ रहा है और वहां की परिस्थितियां कैसी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये किसी को भी दे देगा, कमजोर आ रहा है उसको भी 2 दे सकता है, जैसे आयोडीन कम विद्युत ऋणी तत्व आ रहा है उसको दे दिया, आयोडीन को भी दे दिया, ब्रोमीन को दे दिया, फ्लोरीन क्लोरीन दे दिया इनको। ठीक है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको देगा? अगर आने वाला तगड़ा हुआ, दमदार हुआ तो फिर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा और कमजोर हुआ तो कम इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यानी आने वाले की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा हुई, इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में वो तगड़ा हुआ तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। तो सीधी सी कहानी क्या है कि ये अपनी जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, कैसी उच्च ऑक्सीकरण, कोई भी तत्व ले लीजिए आप, वो तत्व अपनी जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था किसके साथ प्रदर्शित करता है? केवल
केवल और केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोराइड व ऑक्साइडों में ही प्रदर्शित करते हैं अपनी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था। फ्लोराइड व ऑक्साइडों में प्रदर्शित करेंगे। किसमें प्रदर्शित करेंगे? फ्लोराइडों व ऑक्साइडों में प्रदर्शित करते हैं। अब यहां देखिए आप, तो फ्लोराइडों में और ऑक्साइडों में क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसको भी चेक कर लीजिए आप। वो इसलिए करते हैं क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन इन दोनों की विद्युतीनता बहुत उच्च है। कारण 1 जो एक बेसिक सा रीजन है वो ये है कि फ्लोरीन व ऑक्सीजन की विद्युतीनता उच्च है। एक चीज तो ये, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च होती है। और दूसरा, आकार इनका छोटा होता है, वह आकार निम्न। तो छोटे आकार वाले और ज्यादा विद्युतीनता वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं। दूसरा जो बड़ा कारण ना, वो तो ये कारण नंबर 1 था, ये कारण नंबर 2 है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस कारण नंबर 2 को आप समझिए। जैसे कोबाल्ट के पास या कॉपर के पास, किसी के पास, कोबाल्ट की बात करता हूं मैं। कोबाल्ट के पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फ्लोरीन आगे, एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, दूसरा फ्लोरीन एक और तीसरा फ्लोरीन ये, तो तीनों फ्लोरीन को ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। दे दिया एक एक इलेक्ट्रॉन और खुद पर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो इसकी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था का मान कुछ ज्यादा नहीं है, +3 ही तो आ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये +3 धनाइन बनाएगा और ये ऋणाइन बनेंगे। अब ये जो ऋणाइन है ये लघु, अब ये धनाइन और ऋणाइन मिलकर के जाल बनाएंगे, और जाल बनाएंगे तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, और जो ऊर्जा बाहर निकलेगी उसको क्या कहेंगे, जालक ऊर्जा। तो जब ये फ्लोराइडों के साथ जाल बनाता है या ऑक्साइडों के साथ जाल बनाता है तो वो जालक ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलती है। क्यों ज्यादा निकलती है? क्योंकि जालक ऊर्जा में हमने पढ़ रखा है, छोटे छोटे आयन होंगे तो ज्यादा जालक ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो यहां क्या होगा कि फ्लोराइड और ऑक्साइड ज्यादा जालक ऊर्जा रखते हैं। अगर आयनिक फ्लोराइड और आयनिक ऑक्साइड होते हैं तो उच्च जालक ऊर्जा रखते हैं। तो यहां देखिएगा कारण नंबर 2 ये है कि फ्लोराइडों व ऑक्साइडों की उच्च जालक ऊर्जा, उच्च जालक ऊर्जा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यहां कोबाल्ट का फ्लोराइड न होकर, क्योंकि कोबाल्ट की उच्च ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा नहीं है, निकिल कॉपरिन की ज्यादा नहीं है, मैं एमएन या क्रोमियम की बात करूं, जैसे क्रोमियम की उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +6 है। अब ये क्रोमियम है, क्रोमियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 6 फ्लोरीन आ गए, दूसरा फ्लोरीन आ गया, या तीसरा फ्लोरीन है, ये चौथे को चौथा इलेक्ट्रॉन दे दिया, 5वां फ्लोरीन आया, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, 6वां ये ले गया। तो इस क्रोमियम पर कितना आवेश आ जाएगा, क्रोमियम पर तो +6 आ जाएगा ना। और जब क्रोमियम पर +6 आ जाएगा तो ये तो बहुत ज्यादा आवेश है, और बहुत ज्यादा आवेश आ जाएगा। किसी धनायन के ऊपर उच्च धन आवेश आ जाता है तो फिर इस धनायन की ध्रुवण क्षमता बहुत उच्च हो जाती है, जो हम पढ़ते हैं, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इसकी ध्रुवण क्षमता उच्च हो गई तो ये क्या करेगा, ये फ्लोराइड जैसे ऋणायन को भी ध्रुवित कर देगा, और ध्रुवित करके और इलेक्ट्रॉनों को बीच में ले लेगा, इन सारे इलेक्ट्रॉनों को, और बीच में ले लेगा। तो इसका मतलब ये अब फ्लोराइड आयनिक नहीं रहेगा। जैसे कोबाल्ट वाला तो आयनिक रह गया था क्योंकि थोड़ा सा ही प्लस था, ज्यादा प्लस नहीं आएगा तो ये ध्रुवण नहीं करेगा इनका, लेकिन ये तो ध्रुवण करेगा। तो अगर उच्च ऑक्सीजन अवस्था का फ्लोराइड बना है तो फिर वो आयनिक फ्लोराइड नहीं होगा, फिर वो सहसंयोजी फ्लोराइड होगा। क्या होगा, सहसंयोजी फ्लोराइड होगा। अब अगर सहसंयोजी फ्लोराइड बन रहा है तो ऐसी स्थिति में सहसंयोजी बंध बनेंगे, और सहसंयोजी बंध बनेगी तो फ्लोरीन का आकार छोटा है तो बहुत मजबूत बंध बनाएगा, और मजबूत बंध बनाएगा तो उच्च बंध ऊर्जा, बहुत सारी जो ऊर्जा है वो बंध ऊर्जा के रूप में बाहर निकालेगा। ये बंध बनेगा तो बहुत ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी, और बहुत ज्यादा ऊर्जा बाहर निकल जाएगी तो ये स्थायी हो जाएगा। तो कारण नंबर 2 में ये लिखेंगे कि अगर आपका फ्लोराइड और ऑक्साइड आयनिक है तो जालक ऊर्जा उच्च है उसकी। अगर आयनिक है तो कौन सी ऊर्जा उच्च है, जालक ऊर्जा उच्च है। और अगर आपके फ्लोराइड या ऑक्साइड सहसंयोजी है तो उनकी बंध ऊर्जा उच्च होती है। फ्लोराइड व ऑक्साइडों की बंध ऊर्जा उच्च है, ऑक्साइडों की बंध ऊर्जा उच्च, उनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है।
समझ में आ गई कहानी। बंद ऊर्जा बहुत उच्च होती है अगर वो क्या है, अगर वहां पर सहसंयोजी बन रहे हैं। और सहसंयोजी कब बनेंगे, जब उच्च ऑक्सीजन अवस्था होगी। समझ में आ गई कहानी। अच्छा, इसमें अगर फ्लोरीन की जगह ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड बनाता है, और डबल बॉन्ड बनाता है तो और मजबूत बंध बनता है, तो और ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है। तो उच्च ऑक्सीजन अवस्था को स्थायी करने में फ्लोरीन की तुलना में ऑक्सीजन ज्यादा दमदार है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। फ्लोरीन की तुलना में ऑक्सीजन किसी भी तत्व की उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था को ज्यादा स्थायित्व प्रदान करता है। ऑक्सीजन के साथ जब वो तत्व होता है तो अपनी उच्च ऑक्सीजन अवस्था को ज्यादा स्थायी कर पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुबंध बनाता है और बहुबंध बनाने से ज्यादा बंध ऊर्जा बाहर निकलती है। तो नोट कर लीजिएगा इस लाइन को, ऑक्सीजन की बहुबंध बनाने की सामर्थ्य के कारण, किसके कारण, ऑक्सीजन की बहुबंध बनाने की सामर्थ्य के कारण ये किसी भी तत्व की उच्च ऑक्सीजन अवस्था को अधिक स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता रखता है। यही कारण है, ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, यही कारण है कि क्रोमियम के पास जब ऑक्सीजन आता है तो वो ऑक्सीजन के साथ अपनी उच्च ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कर देता है, और वो फ्लोरीन के साथ भी प्रदर्शित कर देता है। क्रोमियम का फ्लोराइड भी बनता है +6 में, और ऑक्साइड भी बनता है। लेकिन जब मैग्नीज की बात करती है तो मैग्नीज केवल ऑक्सीजन के साथ तो +7 में यौगिक बनाता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ इसका उच्चतम फ्लोराइड केवल MnF4 ही ज्ञात है। मैग्नीज +7 में फ्लोराइड नहीं बनाता, क्योंकि फ्लोरीन में इतनी दम नहीं है उच्च ऑक्सीजन अवस्था को स्थायी करने की जितनी ऑक्सीजन में दम है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुबंध बनाने की क्षमता भी तो रखता है। तो ये उच्च ऑक्सीजन अवस्था किसके साथ प्रदर्शित करते हैं, ये बात आपकी बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गई होगी। जैसे मैं स्कैंडियम की बात करूं, स्कैंडियम तो केवल +3 ही शो करता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी जाएगा, सबके साथ +3 में यौगिक बना लेगा। लेकिन जैसे वेनेडियम की मैं बात करूं, वेनेडियम के पास आयोडीन जाएगा तो +5 में नहीं बनाएगा, आयोडीन को 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये ब्रोमीन को नहीं देगा, क्लोरीन को नहीं देगा, केवल फ्लोरीन को देगा। तो वेनेडियम जो है, इस वेनेडियम का उच्चतम हैलाइड कौन है, केवल VF5। इसका उच्चतम जो ब्रोमाइड है वो VBr5 नहीं हो सकता, इसका VI5 नहीं हो सकता, इसका VCl5 नहीं हो सकता। हाँ, अगर VCl5 को आपने कैसे भी करके बना दिया तो ये तुरंत प्रभाव से जल अपघटित हो जाएगा और एक ऑक्सीजन को बुला लेगा और 3 Cl रख लेगा। तो इसके ये जो हैलाइड अस्थायी हैं और जल अपघटित होकर के वो केवल 3 हैलोजन को रख लेते हैं और बाकी एक ऑक्सीजन को बुला लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उच्च ऑक्सीजन अवस्था को ज्यादा स्थायित्व प्रदान करता है। तो VOX3 ये हैलाइड ये बना लेते हैं। तो ये चीज आप देखिएगा, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्रोमियम का उच्चतम फ्लोराइड F6 है, लेकिन Mn का MnF7 नहीं है, उच्च फ्लोराइड केवल MnF4 ही ज्ञात है। एक और खास बात मैं बता दूं, आयरन +2 में भी कंपाउंड बनाता है और +3 में भी कंपाउंड बनाता है, लेकिन +3 में किसके साथ बनाता है वो नोट कीजिए आप। तो ये है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है +3 में आयरन फ्लोरीन के साथ बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन +3 में क्लोरीन के साथ बना लेगा, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। आयरन ब्रोमीन के साथ बना लेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कभी भी आयोडीन के साथ नहीं बना पाएगा। FeI3 अनस्टेबल है, FeI3 नहीं बनेगा। तो कौन सा अनस्टेबल है ये पूछा जाए तो ये हमें ध्यान रखना है। +2 में तो सबके साथ हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक सबसे अच्छा जो क्वेश्चन बनता है वो तो कॉपर का बनता है। यहाँ तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं, वो समझिए। क्रोमियम +1 में किसके साथ बना लेता है और +2 में किसके साथ बना लेता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्रोमियम फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरीन किसके 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 1 नहीं निकालेगा, 2 निकालेगा। लेकिन जब क्लोरीन आता है तो वो 1 भी निकाल सकता है, 2 भी निकाल सकता है। अगर ब्रोमीन आता है तो वो 1 भी निकाल सकता है और 2 भी निकाल सकता है। तो क्रोमियम कॉपर +2 में फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड बना लेता है, लेकिन +1 में वो कभी भी फ्लोरीन के साथ नहीं बनेगा। हाँ, क्लोरीन के साथ वो बना सकता है, CuCl हो सकता है, CuBr हो सकता है और CuI हो सकता है। सीधा सा मतलब क्या है, आयोडीन के साथ केवल +1 में रहता है और फ्लोरीन के साथ केवल +2 में रहता है। फ्लोरीन उच्च ऑक्सीजन अवस्था में बनाता है, आयोडीन निम्न ऑक्सीजन अवस्था में बनाता है। समझ में आ गई कहानी। अगर मान लो आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ गई, कौन सी कंडीशन आ गई समझिएगा।
मेरे पास कॉपर +2 में था, Cu+2 में था, यानी कॉपर सल्फेट है मेरे पास, कॉपर सल्फेट है तो Cu+2 में है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया तो क्या होगा, ये I- इसे Cu+2 के साथ कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा, और इसके साथ कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये बनाएगा Cu(I2), एक बार तो Cu(I2) बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये +2 और ये I- है तो Cu(I2) बनेगा। लेकिन Cu(I2) तो बनता ही नहीं है, ये तो अनस्टेबल है, और अगर ये अनस्टेबल है तो ये तुरंत प्रभाव से क्या होगा, यहाँ पर ये जो Cu+2 था इसके पास 2 I- बैठे थे, दोनों I- बैठे थे, तो ये क्या करेगा, आयोडीन के साथ तो निम्न में बनाना चाहता है ना, तो ये चाहता है मैं +2 नहीं +1 में बढ़ूं, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक आयोडाइड से बात कर लेगा, ये एक आयोडाइड क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसको दे देगा, और इसको इलेक्ट्रॉन निकाल करके दे देगा, तो क्या बन जाएगा, ये Cu+1 हो जाएगा, और +1 में I के साथ बना लेगा तो Cui बन जाएगा, Cui, और एक इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये उदासीन हो जाएगा। फिर ऐसे दो मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो एक और ऐसा जो मॉलिक्यूल होगा वो भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो Cu2I2 बन जाएगा और आयोडीन मुक्त हो जाएगी। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी गैस मुक्त होती है, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर देते हैं। तो कन्फर्म है आयोडाइड और कॉपर आयन जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो आयोडाइड इसके साथ निम्न ऑक्सीजन अवस्था में ही संकुल बनाएगा, उच्च में नहीं बनाने वाला। ऐसे ही एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन चलता है, वो आप सुनिए, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर मैंने पोटेशियम साइनाइड ऐड कर दिया तो जैसे आयोडाइड होते हैं वैसे ही साइनाइड भी है। साइनाइड एक हैलाइड आयन नहीं है, लेकिन हैलाइड की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको स्यूडो हैलाइड बोलते हैं, आभासी हैलाइड बोलते हैं। तो ये साइनाइड इस कॉपर के साथ कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा, इस कॉपर के साथ जब ये कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा तो ये बनाएगा CuCN का होल ट्वाइस। लेकिन यहां पर भी कॉपर साइनाइड के साथ निम्न ऑक्सीजन अवस्था में यौगिक बनाना चाहता है, तो वही Cu+2 और 2 Cn- है, तो 2 Cn- में से क्या होगा, एक Cn- इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+1 में, Cu+1 के साथ Cn, तो CuCN बन जाएगा, और एक Cn- का क्या रह जाएगा, Cn रह जाएगा। ये तो Cn- रह जाएगा, ये Cu+1 हो जाएगा, तो ये तो आयनिक यौगिक बना लेंगे, एक ये Cn हो जाएगा। ऐसा ही मोल दोबारा हो रहेगा, तो दो तो CuCN बन जाएंगे और 2 Cn एक साथ रह जाएंगे, जिसको साइनोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइनोजन कहा जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, साइनोजन बोलेंगे। और फिर ये कॉपर आयन इन साइनाइड के साथ मिल करके, ध्यान रखिएगा, ये कॉपर आयन इन साइनाइड के साथ मिल करके और कॉम्प्लेक्स बना लेंगे CuCN का होल 4। अगर बहुत सारी साइनाइड वहां पड़े तो फिर वो संकुल बनाना पसंद करेगा, और ये जो संकुल बनेगा इस संकुल के ऊपर Cu+1 में ही रहेगा। ध्यान रखिए, Cn एक Cn पर 1 माइनस होता है, 4 पर 4 माइनस होते हैं, तो टोटल -3 बच जाएगा। और इसके लिए पोटेशियम आयन जो पड़े थे, केशियन डाला था, तो पोटेशियम यहाँ आ जाएंगे, तो फाइनल कंपाउंड बनेगा K3CuCN का होल 4। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। तो कॉपर +1 में कैसे संकुल बनाता है, +2 में कैसे बनाता है, वो चीज़ भी हमने यहाँ नोट कर ली। तो इस लेक्चर में हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी पॉसिबल है, वेरिएबल क्यों शो करता है, कम ज़्यादा कौन कौन सी हो सकती है, उनकी स्टेबिलिटी के फैक्टर्स हमने देखा, उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था किसके साथ प्रदर्शित करता है, डी ब्लॉक की और पी ब्लॉक की ऑक्सीजन अवस्थाओं में क्या फ़र्क होता है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ की है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसको एनसीईआरटी की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है मैटर, उसके साथ आप टैली कीजिएगा, और इन दोनों को मिला करके, इन दोनों के कॉम्बो को मिला करके बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर कभी न कभी किसी न किसी फॉर्म में आता रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसका ही एप्लीकेशन पार्ट, और वह है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।